हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो जैसा कि हमने पहली क्लास करी थी जिसमें हमने समझा था स्टेट क्या होता है, स्टेट का नेचर क्या है, उसके पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। फिर हमने कौटिल्य के बारे में बात करी थी, अर्थशास्त्र के बारे में बात करी थी। ठीक है, तो हमने ऊपर ऊपर से इंट्रोडक्शन देखा था, लेकिन अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, उन्होंने क्या लिखा है अर्थशास्त्र में, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमारा जो कौटिल्य है, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 वीडियो देखना ताकि आपको चैप्टर समझ आए। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप सभी अगर न्यू हो मेरे चैनल पे कोई भी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट करना आप सभी, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं वीडियो बना पाती हूँ, मोटिवेशन मिलता है मुझे। एंड प्लीज़ लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट में ज़रूर अपने व्यूज़ बताना, एंड अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है वो है स्टेट। स्टेट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टेट क्या है, मैंने आपको बताया था स्टेट क्या होता है फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैं दोबारा से नहीं बताऊंगी, टाइम वेस्ट होगा इससे। तो आप अगर फर्स्ट वीडियो देखिए तो पता होगा आपको। स्टेट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लेना पड़ेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम लेंगे और समझेंगे कि भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टेट का क्या मायने है, क्या मतलब है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन अब बनता है, मार्क कर लेना। क्या मार्क करोगे? डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, आंसर क्या लिखोगे? तो आंसर आपको ऐसे लिखना है कि आपको, क्योंकि डिस्कस करना है इसमें, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यस अर्थशास्त्र स्टेट क्या है, तो उसके कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ से हमारे ये सारे कॉन्सेप्शन है। देखो, कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट इन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में क्या क्या आइडिया है। कंसेप्शन का मतलब होता है आइडिया, कि मतलब आइडिया क्या है स्टेट का इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में स्टेट का आइडिया क्या है जो कौटिल्य ने लिखा है, बताया है। तो ये सारे पॉइंट्स सब लिख सकते हो इसमें। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आइडियाज़ है स्टेट के बारे में अर्थशास्त्र में डिस्कस किया गया है, अर्थशास्त्र में अबाउट द आइडिया ऑफ स्टेट। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन एंशिएंट टेक्स्ट बुक्स ऑन पॉलिटी फोकस वॉज ऑलवेज ऑन किंगशिप नॉट ऑन स्टेट। अगर कितने भी आप एंशिएंट के टेक्स्ट बुक्स देख लो पॉलिटी पर, यानी पॉलिटिकल साइंस पर, तो उनका मेन फोकस होता है राजा पर, किंगशिप पर, ना कि स्टेट पर। राज्य पर वो बात नहीं करते। कितने भी आप बुक्स उठा के देख लो तो उसमें राज्य की बात नहीं की होगी, उसमें बात की होगी किंगशिप की, यानी राजा की। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि पुराने ज़माने में क्या किया जाता था, राजा को मेन समझा जाता था। पॉलिटिकल साइंस में भी हमने पढ़ा है स्टेट के बारे में, है ना, कि उस समय राजा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, किसी और चीज़ के बदले राजा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता था। तो अगर स्टेट को भी मेंशन वो करते थे तो वो किंग से ही मेंशन किया करते थे। स्टेट अलग से लिखा हुआ नहीं होता था, उसमें किंगशिप को ही मेंशन किया जाता था। दिस इज बट नेचुरल, फॉर इट वॉज किंग हु इंश्योर्ड सोशल इंटीग्रिटी एज ऑल्सो द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। और कहते हैं कि किंगशिप को ही क्यों मेंशन किया जाता था उस समय, उस पर ही क्यों फोकस किया जाता था, क्योंकि ये नेचुरल है। देखो, राजा ही इंश्योर करता था सामाजिक अखंडता को, वननेस को, लोगों को एकजुट करके रखना, ये राजा ही तो करता था। और साथ ही साथ जो उनके सब्जेक्ट्स, यानी उसकी जो प्रजा है, उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा भी कौन करता था? राजा ही करता था। तो इसलिए राजा को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ओके, सेकेंड चीज़ क्या बोलते हैं, मिलिट्री लीडरशिप ऑल्सो ले विद द किंग। राजा के जरिए ही तो मिलिट्री का लीडरशिप होगा। ठीक है, ये उस समय का आइडिया बता रहे हैं स्टेट का उस समय का आइडिया ऐसा था कि मतलब एक राजा होता था, गवर्नमेंट क्या होती थी, गवर्नमेंट राजा होती थी, राजा गवर्नमेंट होती थी, वो चलाती थी और अपनी प्रजा की सुरक्षा करती थी। और मिलिट्री भी जो बनती थी वो राजा से ही बनती थी, राजा ही मिलिट्री को बनवाता था। थर्स अटेंशन वॉज ऑलवेज ऑन किंगशिप नॉट ऑन द स्टेट। तो इसलिए हमेशा से जो फोकस रहा है, कीन फोकस रहा है, वो राजा पर रहा है, उसकी किंगशिप पर रहा है, ना कि एक स्टेट पर रहा है। उन्हें लगता था कि स्टेट क्या है, कुछ भी नहीं, राजा के बिना स्टेट क्या ही होगा, ऐसे, इसलिए किंगशिप पर ही फोकस किया जाता था। इन कोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के साथ, द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल स्टेट एमर्ज। टेरिटोरियल स्टेट का आइडिया एमर्ज होता है, यानी एक जगह है मान लो, तो वहाँ पर उस जगह पर ही छोटे छोटे स्टेट्स बना दिए गए। तो ये एमर्ज हुआ समय के साथ आइडिया। द जनपदा एंड महाजनपदा वर इंडियन टेरिटोरियल किंगडम्स ऑफ स्टेट। ये जो जनपदास होते थे, महाजनपद होते थे, ये सब क्या थे? ये सब आपके टेरिटोरियल किंगडम्स और स्टेट्स हुआ करते थे। मतलब ये मानो जगह है, ठीक है, ये जगह है, तो टेरिटरी में ये जगह, ये जगह, ये जगह, इस तरीके से वो छोटे छोटे से ऐसे महाजनपद बना देते थे, जनपद बना देते थे। मान लो ये जनपद है, ये जनपद है, ये जनपद है, और कोई बहुत बड़ा अगर एरिया होगा तो उसको महाजनपद बना दिया, महाजनपद बना दिया। तो इस तरीके से क्या था, हमारा बनता था टेरिटोरियल एरिया बनता था, टेरिटोरियल स्टेट्स जिसको बोला जाता है, टेरिटोरियल स्टेट्स बनते थे। तो ये बड़ा सा एरिया है, बड़ा सा टेरिटरी है, उसमें डिवाइड कर दिया ऐसे करके, तो ये टेरिटोरियल स्टेट्स एमर्ज हुए थे। जैसे हमारे इंडिया में आज प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट्स है ना,
बड़ा सा इंडिया है, उसके अंदर भागों में बांटा गया स्टेट्स को, ठीक वैसे ही ये आइडिया इमर्ज हुआ था उस समय। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, जो जनपद है वो आपके स्मॉलर स्टेट्स हुआ करते थे, और जो महाजनपद होते हैं, महा यानी बड़ा, तो ये लार्जर स्टेट्स हुआ करते थे। नाउ बाय द टाइम व्हेन द अर्थशास्त्र वाज कंपोज्ड वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेट एंड किंग। जब अर्थशास्त्र को कंपोज किया गया, लिखा गया, तो क्लियर उसमें डिफरेंस दिखाया गया है स्टेट और राजा के बीच में, किंग के बीच में। दिस इज रिफ्लेक्टेड क्लियरली इन द अर्थशास्त्र व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन बुक ऑन पॉलिटी टू डिफाइन व्हाट इज अ स्टेट। अर्थशास्त्र में इसे क्लियरली रिफ्लेक्ट किया गया है, दिखाया गया है, क्योंकि जानते ही हो आप सब, सबसे पहली भारत की जो बुक है पॉलिटी पर, पॉलिटिकल साइंस पर, वो अर्थशास्त्र है, और उसी में मेंशन किया गया है, बताया गया है कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज अ स्टेट। इन कौटिल्या's conception of state it consisted of 7 elements। कौटिल्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उनके आइडिया की बात करें कि स्टेट क्या होता है, तो उनका आइडिया ये है कि स्टेट होने के लिए 7 चीज़ें चाहिए होती है, 7 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। उन 7 एलिमेंट्स में से एक एक करके आपको दिए हुए कुछ एलिमेंट्स, उनको डिस्कस कर लेते हैं, देखो, और इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौटिल्य इन द अर्थशास्त्र हैज स्टेटेड इन डिटेल्स अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र बुक में क्लियरली मेंशन किया, डिटेल में मेंशन किया है अबाउट द स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी स्टेट होने के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है उसको। दीज वर्ड, कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देख लो। द किंग, सबसे पहले क्या है, राजा। स्टेट होने के लिए क्या चाहिए, राजा चाहिए, ठीक है, स्टेट होने के लिए राजा चाहिए। ब्यूरोक्रेसी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है एक बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड बट फॉर्म एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज मेकिंग ग्रुप। देखो सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उनको हम जनता इलेक्ट करती है, हम जो देश के नागरिक है वो इलेक्ट करते हैं उनको, तभी वो बनते हैं। लेकिन राजा के समय में ऐसा नहीं था, प्रजा को चूज करने का अधिकार नहीं था कि वो अपने गवर्नमेंट को चूज करे। तो उस समय क्या थी, उस समय अपने आप गवर्नमेंट बना करती थी, राजा जो है बनाता था, ठीक है, वो कुछ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बनाता था, बॉडी का मतलब कुछ लोगों को मिलाकर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बनाता था, जो कि इलेक्टेड नहीं होती थी, मतलब लोगों द्वारा उसको इलेक्ट नहीं किया जाता था, बट वो बनती थी और वो क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को लाती थी, मतलब कैसे शासन करना है उसके पॉलिसीज को वो लाया करती थी। ओके, तो उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो राजा होगा, ब्यूरोक्रेसी होगी, मतलब एक गवर्नमेंट होगी जो कि क्या करेगी, पॉलिसीज बनाएगी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड अदर अपैरेटस ऑफ द स्टेट, और दूसरे स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं स्टेट के। उन्होंने सबके नाम नहीं लिए हैं, सबसे मेन उन्होंने राजा और ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की। इट मे बी स्टेटेड दैट द स्टेट क्राफ्ट इन द अर्थशास्त्र इज सरप्राइजिंगली मॉडर्न कंसेप्शन। और साथ ही साथ उन्होंने स्टेट क्राफ्ट को भी मेंशन किया। स्टेट क्राफ्ट क्या होता है, आर्ट ऑफ कंडक्टिंग गवर्नमेंट अफेयर्स, मतलब एक कला होती है। स्टेट क्राफ्ट एक कला होती है, जैसे आप गवर्नमेंट अफेयर्स को क्या करो, कंडक्ट करो, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये जो टॉपिक था स्टेट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट कौटिल्या's अर्थशास्त्र, वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखा अबाउट कौटिल्या's अर्थशास्त्र, जिसमें हमने क्लियरली देखा कि जो उनकी बुक थी उसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया अबाउट स्टेट, उसमें मेंशन है किंग, ठीक है, स्टेट कहीं मेंशन नहीं है। जैसे हमने ऋग्वेदा में भी देखा था स्टार्टिंग में कि वो जो बुक है सबसे ओल्डेस्ट बुक है, और उसमें मेंशन किया गया राजा को, किंग को, राजन, लेकिन कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है स्टेट को, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि किंग को ही सुप्रीम माना जाता था उस समय, क्योंकि राजा ही था जो कि सेफ्टी और सिक्योरिटी रखता था अपने सब्जेक्ट्स की, और सबको सामाजिक रूप में अखंडता बना के रखता था, वननेस एक रखता था कंट्री के अंदर, जो स्टेट है उसके अंदर सबको मिलाकर रखता था। तो इस वजह से, और फिर समय के साथ साथ जो है टेरिटोरियल स्टेट्स इमर्ज होना स्टार्ट हुई। और फिर बताते हैं कि कौटिल्य का जो पॉइंट ऑफ व्यू है स्टेट को लेकर वो ये है कि 7 एलिमेंट्स होना जरूरी है एक स्टेट के लिए, जिसमें सबसे पहले आपका राजा आता है, फिर ब्यूरोक्रेसी आती है, यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं जो कि काम को करेंगे। तो ये ठीक है, अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो स्टेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर किंग को डिस्कस करेंगे, देन ब्यूरोक्रेसी को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में फिर हम कंक्लूजन देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक फटाफट से। द स्टेट इन अर्थशास्त्र द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ स्टेट इज ऑल एम्ब्रेसिंग। अर्थशास्त्र में अगर हम स्टेट की एक्टिविटीज़ को देखें, यानी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है स्टेट में, तो वो आपकी क्या है, सारी की सारी एम्ब्रेसिंग है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, स्टेट वॉज नॉट ओनली टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इट्स पीपल बट वुड फुली कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। स्टेट का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की ज़िंदगी और उसकी जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उसी को प्रोटेक्ट करेगी, उसकी सिक्योरिटी रखेगी, बट साथ ही साथ उसका ये भी काम होता है कि वो फुली कंट्रोल करेगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर। जो भी आर्थिक काम होते हैं देश के अंदर, राज्य के अंदर, कंट्री है ना, हमारा जो स्टेट है, स्टेट इक्वल्स टू कंट्री, तो जो भी स्टेट के अंदर काम होते हैं उन सब पर भी ध्यान रखने का काम एक स्टेट का होता है। अब वो स्टेट अकेले कैसे रखे, स्टेट कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, वो तो आपका एक नॉन लिविंग चीज़ है। तो स्टेट ध्यान ऐसे रखेगा कि जो उसकी गवर्नमेंट है, उसकी जो सुप्रीम पावर किंग है, उसको ध्यान रखेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि स्टेट का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि वो प्रोटेक्शन करेगा लाइफ और प्रॉपर्टी लोगों की, बल्कि साथ साथ उसका ये भी काम है कि पूरी तरीके से कंट्रोल रखेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, जो भी वहाँ पर होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक आपके इंडस्ट्रीज़, वहाँ के फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है, और वहाँ पे जो भी छोटे मोटे काम होते हैं उन सब पर। Kautilya even went to the extent of suggesting nationalization of trade and industry of large industrial establishments. कौटिल्य ने ये तक कहा है
सजेस्ट किया है कि नेशनलाइजेशन होना ज़रूरी है। नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए ट्रेड का और इंडस्ट्रीज़ का, जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हुए हैं, जो भी प्राइवेटाइजेशन में है, उन सबको नेशनलाइजेशन में कर दो। नेशनलाइजेशन का मतलब है पुटिंग देम अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सारा का जो भी कंट्रोल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जो भी कंट्रोल है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कुछ भी हो, उन सबको गवर्नमेंट के हाथों सौंप दो। कोई भी प्राइवेटाइजेशन मत रखो, किसी भी एक इंसान के हाथ में वो मत रखो, सारा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तभी एक स्टेट आपका कंप्लीटली अच्छे से चल पाएगा। एडमिनिस्ट्रेट करने की ये टेक्निक्स है, ठीक है। देन इसके बाद देखो, बिसाइड्स स्टेट वाज टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर पब्लिक अम्यूजमेंट्स एंड एंटरटेनमेंट्स। इसके अलावा स्टेट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा एक इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छे से हर एक पार्ट्स पे उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम बोल रहे हैं कि भाई नेशनलाइजेशन करवा दो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक। वैसे ही जो पब्लिक अम्यूजमेंट्स प्लेस है, जहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है जाकर, मान लो कोई भी एरिया है जहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है, जैसे आपका थिएटर्स हो गए। अब आज के समय के थिएटर्स की बात नहीं हो रही है, जैसे मान लो कोई एरिया है जहाँ पर लोगों को बुलाकर प्ले करवाए जाते हैं और लोग आ जाते थे और उनका जो है तमाशा देखते थे, प्ले जो होता था वो देखते थे। तो जो अम्यूजमेंट की चीज़ें हैं, एंटरटेनमेंट्स की चीज़ें हैं लोगों की, उसमें भी गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। At the same time, state was to protect helpless and aged and to save people from natural disasters. देखो यहाँ पर स्टेट का काम ये भी है कि वो अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट की चीज़ें लोगों के लिए प्रोवाइड करे ताकि लोग खुश रहे, और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम उन्हें ये भी ध्यान रखना है कि जो हेल्पलेस है, जिनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है, जो एजेड है, बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको सेव करना है, उनको बचा के रखना है, लोगों की मदद करनी है। और साथ ही साथ अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें भी लोगों की मदद करनी है। लोगों की मदद करना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जो हेल्पलेस है, जो एजेड है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है, उसकी मदद किसको करनी है? स्टेट को करनी है। अदर सच एग्जाम्पल्स में बी साइटेड टू प्रूव द, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, टोटलिटेरियन, ठीक है। इस टाइप का स्टेट भी सजेस्ट करते हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य। कहते हैं कि सब चीज़ जो होगी स्टेट में वो टोटलिटेरियन होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका? ऑटोक्रेटिक। वो ऑटोक्रेटिक को बढ़ावा देते हैं। डेमोक्रेटिक को वो क्या मानते हैं पता है? बेकार। कहते हैं डेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए स्टेट होना चाहिए ऑटोक्रेटिक। जो सारी पावर है वो एक के हाथ में होनी चाहिए। द ट्रीटाइज हैज़ ऑल्सो डील्ड विद इन डिटेल्स अबाउट व्हाट शुड बी द प्रॉपर रिलेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। एक ट्रीटाइज भी है जिसमें बताया गया है डिटेल्स में अबाउट कि एक प्रॉपर रिलेशन कैसा होना चाहिए, फैमिली के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ, ये भी बताया गया है। In a word, the Arthashastra suggested in favor of the state having effective control over the social, economic, cultural and moral life of the people. अर्थशास्त्र में ये भी सजेस्ट किया गया है कि स्टेट को एक इफेक्टिव कंट्रोल रखना है, चाहे वो सामाजिक आर्थिक रूप में हो, चाहे वो कल्चरल रूप में हो, यानी लोगों के कल्चर के रूप में हो, या फिर मॉरल लाइफ हो, लोगों का मॉरल लाइफ ऑफ द पीपल। हर एक चीज़ पे उनका कंट्रोल होना चाहिए। It has been suggested that the Arthashastra had behind it as the idea of a moderate size state. साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेंशन किया है, सजेस्ट किया है अर्थशास्त्र में कि जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो एक मॉडरेट टाइप की होनी चाहिए, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, मॉडरेट टाइप होना चाहिए। येट द ट्रीटाइज एम्फेसाइज द आइडियल ऑफ एन इम्पेरियल स्टेट। साथ ही साथ वो ये भी एम्फेसाइज करते हैं इम्पेरियल स्टेट को, यानी वही ऑटोक्रेटिक। मॉडर्न हिस्टोरियंस हैव पॉइंटेड आउट दैट अर्थशास्त्र डिस्कस द स्टेटक्राफ्ट आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विजिगिशु विच मे बी इंटरप्रेटेड एज अ कंकरर ऑफ एनिमीज। कहते हैं कि जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है उन्होंने अर्थशास्त्र में पॉइंट आउट किया है, पाया है और बताते हैं कि अर्थशास्त्र में डिस्कस किया अबाउट स्टेट क्राफ्ट, यानी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। स्टेट क्राफ्ट मीन्स आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और बताते हैं इनका नाम, ये एक नाम है, कहते हैं कि ये जो थे ना, ये कंकरर थे एनिमीज़ के, यानी इन्होंने एनिमीज़ को, दुश्मनों को हराया था। तो इनकी तरह जो है एक होना चाहिए, स्टेट क्राफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे स्टेट के बारे में, यानी कि जो हमारे 7 एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे पहला एलिमेंट स्टेट। तो उसमें हमने डिस्कस किया कि भाई स्टेट को क्या क्या चीज़ें करनी है। अब वो स्टेट तो एक ह्यूमन बीइंग है नहीं कि ये सारी चीज़ें करेगा। स्टेट के नाम पे करेगा कौन ये सारी चीज़ें? राजा और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं राजा के बारे में। द किंग का क्या रोल प्ले है अर्थशास्त्र में? अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, एन आइडियल स्टेट मीन्स अ बेनिवोलेंट मोनार्की। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड, यानी राजा एक अच्छा दिल वाला होना चाहिए। कैरिंग आउट इट्स फंक्शन थ्रू एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो अपने सारे कामों को, अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करेगा एफिशिएंटली, अच्छी तरीके से, थ्रू ब्यूरोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर। इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द अर्थशास्त्र रिकमेंड्स स्पीडी सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि किस तरीके से शासन करना है, तो अर्थशास्त्र में सारी चीज़ें रिकमेंड की गई है कि कैसे सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कोई भी दिक्कत अगर है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर तो किस तरीके से उसे सेटल किया जा सके, किस तरीके से उसे डील किया जा सके, तो वो अर्थशास्त्र में दी गई है। क्योंकि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कैसे किया जाता है, तो उन्होंने ये बुक इसी के ऊपर लिखी है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है लोगों पर।
है ना। तो इसमें सारे स्पीडी सेटलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका स्पीड तरीके से सेटलमेंट हो जाएगा, सही हो जाएगी वो प्रॉब्लम, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। एंड दैट इज द रीजन वाई कौटिल्य इज अपोज टू डेमोक्रेटिक सिस्टम और रिपब्लिकनिज्म। और यही वो कारण है जिसकी वजह से कौटिल्य ने डेमोक्रेटिक सिस्टम को और रिपब्लिकनिज्म को अपोज किया है। इसका मतलब ये है कि देखो, डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती है कि नहीं होती, बताओ। डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स होती है। रिपब्लिकनिज्म का मतलब होता है कि जब इलेक्शन होते हैं, करा जाता है अपने इसको, जो भी तुम्हारी गवर्नमेंट है उसको इलेक्ट किया जाएगा लोगों के द्वारा, तो वो भी रिपब्लिक होता है। तो वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, वो इस चीज़ के अपोज है, खिलाफ है उसके। वो मानते हैं कि लोगों के द्वारा नहीं सिलेक्ट होगा, ये जो भी होगा ऑटोक्रेटिक होगा। अब इनका ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग सोचना है ना, तो वैसे ही कौटिल्य का भी अलग सोचना था। उनको डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं पसंद था, ना ही रिपब्लिकनिज्म पसंद था, क्योंकि वो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, उनका एक अलग सा ही तरीका था एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें वो बताते हैं कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लोगों में, लोगों को चलाने के लिए, लोगों पे कंट्रोल करने के लिए। लोगों पे कंट्रोल करने का ये मतलब नहीं है कि गलत तरीके से कंट्रोल किया जाए। लोगों पे कंट्रोल करने का मतलब है कि स्टेट को अच्छे से चलाया जाए, लोगों को कंट्रोल में रखा जाए और अच्छी तरीके से रखा जाए। अगर वो ऑटोक्रेटिक की ही बात कर रहे हैं तो वो वैसे मतलब में ऑटोक्रेटिक नहीं कह रहे। वो यहाँ पे क्या कहते हैं, मोनार्की कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, काइंड हार्टेड। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से करना चाहते हैं, राजा अच्छा होना चाहिए वो मानते हैं। अगर एक अच्छा राजा नहीं होगा, बुरा होगा, तो क्या होगा, स्टेट कैसे चलेगा, लोग वहाँ कैसे रह पाएंगे, समझ रहे हो। तो सिस्टम एक ऐसा तैयार करना चाहते हैं जो कि एक तरीके वाला सिस्टम हो। अब राजा कैसा होगा, राजा अच्छा होना चाहिए, राजा वैसा तैसा नहीं होना चाहिए, ये भी वो मानते हैं बात को। सच सिस्टम्स वाज प्रिवलेंट अमंग सम ऑफ द ट्राइब्स। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिपब्लिकनिज्म, कुछ ट्राइब्स थे जिनके बीच में ये डेमोक्रेटिक सिस्टम था, तो इस चीज़ को वो पता है अपोज करते थे। ही थर्स एडवोकेट्स दैट द किंग शुड डिस्ट्रॉय द ट्राइब्स। तो वो एडवोकेट करते थे, बताते थे कि राजा को क्या करना चाहिए, ट्राइब्स को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, विनाश उनका कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। इफ नेसेसरी द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन टू बी वीकन बाय सोइंग डिससेशन अमंग इट्स मेंबर। और अगर ज़रूरत पड़े तो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन को अगर कमज़ोर करना है तो उनके बीचों में, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके लोगों के बीच में क्या करना है, आपको कन्फ्लिक्ट करवा देना है। अगर लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो अपने आप ही वो लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो फिर चलेगा ही नहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम, इनका रिपब्लिकनिज्म चलेगा ही नहीं। तो हम जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आज का देखते हैं तो वो आज का नहीं है, ये उस जमाने का था, जब कौटिल्य का टाइम पीरियड था, तब का भी डेमोक्रेटिक सिस्टम देखा जाता था। ठीक है, तो वो तो बिल्कुल खिलाफ थे डेमोक्रेटिक सिस्टम के। इंडेड द अनरेस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ द किंग रिकमेंडेड इन द अर्थशास्त्र इज लाइकली टू मेक द किंग एन ऑटोक्रेट। अब जो भी पावर होगी वो सारी अर्थशास्त्र में रिकमेंड की गई है कि अनरिस्ट्रिक्ट पावर होनी चाहिए। मतलब राजा पे कभी भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसकी पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, पूरी पावर उसके पास है ताकि वो अच्छे से काम कर सके, एडमिनिस्ट्रेट कर सके। राजा ऑटोक्रेट होना चाहिए, मतलब उसकी पावर कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, कोई भी उसकी पावर पे लगाम नहीं लगाएगा, उसके पास जितनी पावर उसे चाहिए उतनी पावर उसके पास है। ठीक है, येट द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन द किंग्स मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू बिकम ऑटोक्रेट्स। क्योंकि इनका मानना है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी राजा पर तो वो अच्छे से रूल नहीं कर पाएगा, तो ऑटोक्रेट कैसे बनेगा, अच्छे से कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा। कौटिल्य रेफर्स टू द बैरियर्स इन द फॉलोइंग टर्म्स। अब कुछ बैरियर्स हैं उनके, बताते हैं कि अगर राजा पर आप क्या लगाओगे, लगाम लगाओगे, रिस्ट्रिक्ट लगाओगे, तो इस तरीके से क्या होगा, वो चीज़ों को ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो वो क्या बताइए, वो चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो, अ सिंगल व्हील कैन नेवर मूव। वो क्या कहते हैं कि एक सिंगल पहिया गाड़ी है, गाड़ी में एक ही पहिया है, तो क्या गाड़ी चल जाएगी, नहीं चल पाएगी जब तक चार पहिए नहीं होते। ठीक उसी तरीके से हेंस द किंग शैल एम्प्लॉय मिनिस्टर्स एंड हियर देयर ओपिनियन। राजा को अपने मिनिस्टर्स एम्प्लॉय करने चाहिए और उनके ओपिनियन सुनने चाहिए। दिस इज अ मेथड हाउ पावर ऑफ द किंग्स कुड बी रिस्ट्रिक्टेड। यही वो तरीका है जिसके थ्रू जो राजा की पावर है वो रिस्ट्रिक्ट रह पाएगी। मतलब रिस्ट्रिक्शन का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन बस यही है कि वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर लेगा और जो खुद के मतामत है, जो अपने डिसीजंस को देगा, वो अपने मिनिस्टर्स को सुनाएगा। मिनिस्टर्स को सही लगा तो हाँ कहेंगे, नहीं लगा तो ना कहेंगे। तो इस तरीके से वो एक तरीके से मतलब अपने जो भी आइडियाज़ है उस पर रिस्ट्रिक्ट हम कर सकते हैं कि भाई मतलब गलत भी तो आइडिया ले सकता है ना, गलत भी तो वो रूल बना सकता है, तो उसमें मिनिस्टर्स का हाथ होगा, वो बताएंगे कि राजा कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं। The Arthashastra recommends that the majority opinion in a joint meeting of the two councils of ministers is to be given adequate weightage. अर्थशास्त्र में रिकमेंड किया गया है जो मेजॉरिटी ओपिनियन होगा, दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, एक ये वाली एक ये वाली, दो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब जिसका मेजॉरिटी में ओपिनियन होगा, मतलब दोनों ने ओपिनियन दिया और जिसकी मेजॉरिटी होगी वही जीतेगी। ठीक है, वेटेज जिसकी ज़्यादा होगी वही जीतेगा, उसी के आइडिया को लिया जाएगा आगे। ऑफकोर्स द काउंसिल वॉज ओनली इन एडवाइजरी बॉडी, इट्स ओपिनियन कुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द किंग। अब ये ऑफकोर्स बात सही कहते हैं कि काउंसिल जो है वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी है, वो सिर्फ एडवाइस देने का काम करेगी, आइडिया देने का काम करेगी। अब ओपिनियन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, अब ये राजा के हाथ में है। राजा को पसंद आया तो एक्सेप्ट करेगा, राजा को पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि ये जो काउंसिल है इसका काम सिर्फ एडवाइस देना है। ठीक है, बाकी का काम तो राजा का ही है कि उसको सही मानेगा या गलत मानेगा।
जैसे आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री है और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठता है। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होता है, रूल्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, लॉज के बारे में डिस्कस किया जाता है। जिसकी मेजॉरिटी होती है वो आपका उसके बात को सुना जाता है और आगे पहुंचाया जाता है। तो इसमें भी ठीक वैसा ही है। अब हर टाइम एक ही इंसान तो सारे पूरे इतने बड़े देश का या एक स्टेट का वो नहीं ले सकता ना जिम्मेदारी, या उसके सारे डिसीजंस को वो सही कर नहीं सकता। तो उसके लिए कुछ एडवाइजरी पीपल है जो उसको एडवाइस देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है किंग के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं द ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? तो जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया था कि ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एक ग्रुप होता है जो कि राजा जिसको लेता है, अपॉइंट करता है, और ये इलेक्टेड नहीं होती। इलेक्टेड नहीं होती का मतलब यानी इसे जो जनता है, लोग हैं, वो इलेक्ट नहीं करते, इसे राजा अपॉइंट करते हैं। तो ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो राजा के ही होते हैं, और ये लोग क्या बनाते हैं, ये लोग रूल्स बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये है ब्यूरोक्रेसी। तो उस समय की ब्यूरोक्रेसी कैसी होती थी उसी को डिस्कस करेंगे। इन अर्थशास्त्र कौटिल्य रेफर्स टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने रेफर किया है डिफरेंट क्लासेस ऑफ स्टेट ऑफिशियल, मतलब स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी राज्य के जो ऑफिशियल्स होंगे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होंगे, रूल्स बनाएंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बारे में बात की, अलग अलग टाइप्स के बारे में बात की है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स दैट फॉर्म द ब्यूरोक्रेसी आर टेकन अप हियर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स का नाम यहाँ पर लिया गया है, जैसे आप देख सकते हो समहर्ता और सनीधता। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बनाया, तो ये यहाँ पर लिया गया इनके नाम को, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखो जैसे अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होती है जिनके डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं, काम होते हैं। तो वही देखेंगे कि किसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहला नाम जो आपको गोला लगा लेना है वो है समहर्ता एंड सनीधता। समहर्ता एंड सनीधता वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स मेंशन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने खुद मेंशन किया है समहर्ता और सनीधता को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं। द फॉर्मर वॉज द कलेक्टर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन द होल किंगडम। तो जो फॉर्मर होता है, एक फॉर्मर है जो कि क्या करता है, कलेक्टर जनरल है। कलेक्टर जनरल मतलब जो कलेक्ट करता है उसका जनरल है, जिसकी पोस्ट ऊंची है, उसका काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए ऑफ द होल किंगडम, यानी पूरा जो साम्राज्य है उसमें जो भी कलेक्शन करना है रेवेन्यू। रेवेन्यू आप सभी जानते हैं टैक्स। तो राजा के समय में क्या किया जाता था, टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। वो तो आज के समय में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी किया जाता है लोगों से। अब वो डायरेक्टली नहीं करा जाता जैसे उस समय करते थे। उस समय डायरेक्ट पैसा मांगकर लेकर आते थे। जो आपके ऑफिसर्स होते थे वो रोज सबके घर पर जाते थे और पैसा लेकर आते थे, ठीक है। टैक्स कलेक्ट करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे। आज तो क्या है, हम सब पर भी टैक्स लगा है, भारत पर भी टैक्स लगा है, बाकी दूसरे कंट्रीज पर भी टैक्स है, बट वो इनडायरेक्टली टैक्सेस है। यानी कि हमें अब वो सामने आकर टैक्स नहीं लेते हमसे, वो लोग क्या करते हैं, चीज़ों पर जो हम सामान खरीदते हैं उस सब पर टैक्स लगा देते हैं। लाइक एग्जांपल जीएसटी, ये एक टैक्स है। और भी अलग अलग तरीके के टैक्सेस होते हैं जो कि हम इनडायरेक्टली पे करते हैं। हमें लगता है कि हम तो कोई टैक्स पे नहीं कर रहे, लेकिन हम इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का सोर्स क्या है इनकम का, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी, वो थोड़ी ना खुद कमा कर लाएगी, वो तो हम सभी से लेती है। हम जो जनता है ना, सब उन जनता से वो टैक्स लेकर क्या करती है, पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाती है, ठीक है। तो उस समय क्या था, उस समय फॉर्मर होते थे, कलेक्टर जनरल होते थे जो कि सारा टैक्स कलेक्ट करते थे, जो रेवेन्यू होता था वो कलेक्ट करते थे पूरे किंगडम से। अलग अलग जो है ऑफिसर्स को अपॉइंट कर देते थे जो कि अलग अलग जगह से, किंगडम तो छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, उसमें लोग भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग विलेजेस होते हैं, तो अलग अलग ऑफिसर्स लगा दिया जाता था और ऐसे करके टैक्स को कलेक्ट किया जाता था। द ड्यूटीज ऑफ द सनीधता वर आर नॉट सो क्लियरली डिफाइंड। अब जो सनीधता है ना, इसका ड्यूटीज क्या है, इसके काम क्या है, इसको क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। पॉसिबली ही वाज द कस्टोडियन ऑफ ऑल रेवेन्यू रिलीज्ड। ऐसा हो सकता है कि जो सनीधता है ना वो कीपर है। कस्टोडियन का मतलब होता है कीपर, जो रखता है अपने पास जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता होगा किंगडम से, तो वो अपने पास रखता होगा, ठीक है। वो अपने पास जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको अपने पास रखता होगा। राजा को भेजने से पहले किसी एक के पास तो रखना पड़ेगा ना सारे पैसे को जमा करके, तो वो क्या होगा, सनीधता कस्टोडियन रहा होगा, कीपर रहा होगा उन सारे रेवेन्यूज का। मेंशन क्लियरली नहीं है इसमें। ईच एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स वाज अंडर एन अध्यक्ष। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, ईच यानी हर एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो अध्यक्ष के अंडर में होता था। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स मेंशन इन द अर्थशास्त्र आर मेनली सच एज माइंस, मेटल्स, ट्रेजरी, सॉल्ट, गोल्ड एंड मेनी अदर। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन जो काम करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम दिए गए। जैसे माइंस यानी खदानों में, ठीक है, कोयले की खदान हो गई, सोने की खदान हो गई, अलग अलग खदानें हैं, तो उसमें काम करने का एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता था जो कि सारा पैसा वगैरह देखता था कि माइन से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है, कितने आदमियों को उसमें रखना है माइन में, तो वो सब काम अलग अलग होता है। फिर मेटल्स के लिए अलग होता था। ट्रेजरी, अगर मान लो उस समय तो आपको पता ही है ट्रेजर्स मिलते थे, खजाना है ना, तो खजाना मिल गया राजा को। अब अलग अलग हमारे इंडिया में ही बात करें या दूसरे भी कंट्रीज़ में बात करें तो खजाने मिल जाते थे। तो वो खजाना अगर मिलता था तो उसको अलग से कैसे अपने काम में लाना है कंट्री के, तो वो सब का डिपार्टमेंट अलग था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। फिर सॉल्ट, अब नमक बनाया जाता था तो नमक की भी अलग से डिपार्टमेंट थी। गोल्ड, सोना, उसकी अलग से डिपार्टमेंट थी। और भी बहुत सारे हैं, ये तो एक दो के नाम लिए गए हैं, सबका अलग अलग अपना डिपार्टमेंट था।
हर एक काम का, हर एक चीज़ का अपना अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था। The administrative system as revealed in the Arthashastra leaves no doubt that the king was to have control over the remotest part of his empire and an efficient bureaucracy was essential to do this. जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो रिवील करता है अर्थशास्त्र में कि कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में तो कि जो राजा है, राजा को अपने किंगडम के, अपने साम्राज्य के जो रिमोटेस्ट पार्ट है, दूर दूर तक के जो इलाके हैं जहाँ पे लोग तक नहीं है, उस जगह तक उसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन रखना पड़ेगा। अपने एम्पायर में जो भी एरिया है, रिमोटेस्ट पार्ट ही चाहे क्यों ना हो, उसे उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये काम तभी हो पाएगा जब उसके पास एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होगी, क्योंकि एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही वो अपना राजा कर पाएगा। क्योंकि राजा तो एक है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारा क्या है, ये बहुत बड़ा एम्पायर है। ठीक है, हिस्ट्री को हम समझेंगे अपने छोटे छोटे से ड्राइंग्स के माध्यम से। तो देखो ये हमारा बड़ा सा किंगडम है मान लो, लेट सपोज, और ये राजा है। अब राजा तो यहाँ पर बैठा हुआ है, अब किंगडम तो बहुत बड़ा है, अब वो अकेला कैसे कर पाएगा इस पूरे एम्पायर को कंट्रोल? तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स चाहिए। तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को उसने यहाँ लगा दिया, उसने यहाँ लगा दिया, उसने यहाँ लगा दिया, इस तरीके से वो लगा देगा सबको, जिससे कि हर एक जगह पर काम हो सके ये इस तरीके से। और ये सारे लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे तभी एम्पायर पूरा चला पाएगा, है ना। तो राजा ऐसे लगा देगा सबको, और लगाने के बाद खुद भी उन पे ध्यान रखेगा कि वो लोग सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये काम जिसको करना पड़ेगा। तो राजा का काम ये नहीं होता सिर्फ पैसों की गद्दी में सोता रहता है, उसका ये भी काम है कि उसे पूरे एम्पायर में ध्यान भी रखना पड़ता है। क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेगा तो ऐसा ना हो जाए कि उसको उठा के अगले दिन पटक के कोई और आ जाए उसकी गद्दी पे बैठने, तो उसका काम भी कुछ छोटा मोटा काम नहीं होता, उसका भी मेहनत का काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से राजा का काम है कि जो भी उसका रिमोटेस्ट एरिया क्यों ना हो, मान लो ये एरिया है उससे बहुत दूर है, तो वहाँ तक भी उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। In fact, the total control of the king over the entire system of administration was not possible without a centralized bureaucracy. फिर कहते हैं कि जो टोटल कंट्रोल है राजा का पूरे एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो पॉसिबल तब तक नहीं होगा जब तक एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी ना हो, एक सेंटर पर बैठी ब्यूरोक्रेसी, सेंटर पर बैठी गवर्नमेंट के ऑफिशियल ना हो। It may be mentioned here that the system of centralized bureaucracy as found in the Mauryan system of administration is nothing but reflection of the idea of a centralized bureaucracy as envisaged in the Arthashastra. Envisaged का मतलब होता है conceive या realized। तो देखो दोस्तों, आपने सेमेस्टर 1 में अपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मौर्यन सिस्टम, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। और मौर्य डायनेस्टी में आपने देखा था कि मौर्य डायनेस्टी में एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी होती है, सेंटर पर बैठी एक गवर्नमेंट होती है जो कि पूरा कंट्रोल करती है। तो वो जो मौर्य सिस्टम है, मौर्य का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी है, वो कहाँ से आई? तो कहते हैं कि रिफ्लेक्शन है, मतलब अर्थशास्त्र में लिखा गया था ना, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने। और ये जो मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने भी इसको कहाँ से लिया होगा? अर्थशास्त्र से तो लिया होगा। और वैसे भी जो कौटिल्य थे वो चीफ मिनिस्टर थे मौर्यन डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो कहीं ना कहीं उन्हीं का ये रिफ्लेक्शन है, उन्हीं के अर्थशास्त्र का ये रिफ्लेक्शन है कि मौर्य सिस्टम जो था एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी रखता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ब्यूरोक्रेसी के बारे में समझा कि कैसे एक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होनी चाहिए जिस तरीके से वो कंट्रोल करे पूरे एम्पायर में। ठीक है, अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो ये हो गया ब्यूरोक्रेसी। तो हमने डिस्कस किया अर्थशास्त्र में जो भी चीज़ें लिखी थी अबाउट स्टेट, कि स्टेट कैसा होना चाहिए, राजा वहाँ का कैसा होना चाहिए, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। वैसे उन्होंने 7 एलिमेंट्स बताए थे, लेकिन उनमें से ये 3 एलिमेंट्स जो कि हमें पढ़ने के लिए दिए हैं इस किताब में, हमारे सिलेबस में, कि बच्चों को जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, स्टेट के बारे में, राजा के बारे में, ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया। देखो पूरी वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी हमें कंक्लूजन भी पढ़ना है। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया कि अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा हुआ था अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं कि जो भी हमने पढ़ा अभी तक, इससे हमें क्या समझ आता है। तो देखो, अ क्लोज स्टडी ऑफ द अर्थशास्त्र रिवील्स दैट इट फेवर्स परवेसिव पावर ऑफ द स्टेट। परवेसिव का मतलब होता है कॉमन। येट इट इज ऑल्सो क्लियर इन अ treatise that people were recognized as the most important element of the state। अगर अर्थशास्त्र का हम क्लोज स्टडी देखें तो ये रिवील होता है अर्थशास्त्र से कि कॉमन पावर ऑफ द स्टेट को फेवर किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग हैं उनको एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है स्टेट का, क्योंकि ये सब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो लोगों के लिए तो किया जा रहा है। तो लोग क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टेट के, ऐसा बोला गया है कि अर्थशास्त्र में जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टेट का वो पीपल है, क्योंकि लोगों से ही स्टेट बनता है। ठीक है, आगे देखो, The recognition of the power of the people is evident throughout the pages of the अर्थशास्त्र। जो रिकॉग्निशन है पावर का, कि लोगों की कैसी पावर होगी, लोगों को क्या पावर मिलेगी, वो पूरी तरीके से क्लियर है अर्थशास्त्र के पेजेस में। क्लियरली मेंशन किया गया है अर्थशास्त्र में कि पावर कैसी होनी चाहिए लोगों की, लोगों को क्या क्या पावर दी गई है, वो मेंशन किया गया है। Kautilya has mentioned again and again that it is unjust to do anything that excites people's fury. Kautilya has also advised that it is the duty of the king to come to an understanding with the dissatisfied people and show due to respect to the desire of the people। कहते हैं कौटिल्य ने मेंशन किया अगेन एंड अगेन, बार बार उन्होंने मेंशन किया है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है राजा को, स्टेट को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे कि लोग भड़क जाए, लोगों को गुस्सा आए।
कौटिल्य ने मेंशन किया है कि राजा की एक ड्यूटी क्या होती है। राजा की ड्यूटी होती है कि वो जो भी डिससेटिस्फाइड लोग हैं, जो खुश नहीं है, जिनका जो वो चाहते हैं उनके पास नहीं है, नहीं हो रहा उनके साथ, तो वो उनकी बात को समझे। राजा उनकी बात को समझे और उनको रिस्पेक्ट दे, ठीक है, और उनको जैसा चाहिए, लोगों को जैसा चाहिए वैसा भी करे लोगों के लिए, ठीक है, उनकी बातों को समझे। राजा का ये काम है। यानी कि हमने बात करी ना जैसे ऑटोक्रेट राजा, ये राजा, तो यहाँ पर कौटिल्य का ऑटोक्रेट का मतलब ये नहीं था कि राजा कैसा होना चाहिए, भाई अपने बारे में सोचे, इसके बारे में सोचे, नहीं। ऑटोक्रेट का मतलब ये था कि बस कोई और उस पर वो नहीं कर सकता, रूल नहीं कर सकता था, कि बाहर की कोई पावर आके उस पर रूल ना करे, ठीक है, ऐसा था उसका मतलब। ना कि ऐसा था कि वो लोगों पे जुल्म करे एंड ऑल दैट। उनका तो पहले से ही यही कहना है कि राजा कैसा होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए। राजा को क्या करनी है, लोगों की बात को समझना है, लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। ओके, फाइनली इन द मॉडल ऑफ द स्टेट एज प्रेजेंटेड बाय कौटिल्य इन द अर्थशास्त्र, अ बैलेंस इंस्ट्रक्ट बिटवीन किंगशिप, ब्यूरोक्रेसी एंड पीपल, बट सच एन आइडियल स्टेट कुड नेवर बी एस्टैब्लिश्ड इन एंशिएंट इंडिया। तो फाइनली हमारा मॉडल तैयार हो गया दोस्तों। जो मॉडल हम तैयार कर रहे थे, अपना समझ रहे थे कि स्टेट का मॉडल कैसा होना चाहिए, जिसमें हमने देखा स्टेट के क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए स्टेट को करने के लिए, फिर किंग कैसा होना चाहिए, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल है, जो काम को करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, वो कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कंप्लीटली प्रेजेंट किया है कौटिल्य ने कि कैसे बैलेंस बना रहेगा राजा पर, राजा का, ब्यूरोक्रेसी का, लोगों का, किस तरीके से बैलेंस रहेगा तीनों के बीच में। तीनों का बैलेंस होना चाहिए। जब बैलेंस होगा तभी चीज़ें सही से होंगी। जब बैलेंस बिगड़ जाएगा, बैलेंस अगर बिगड़ गया तो काम फिर खराब हो जाएगा। तो उन्होंने कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र बुक में बैलेंसिंग दिखाया है किंगशिप का, ब्यूरोक्रेसी का और लोगों का। बट इस तरीके की आइडियल स्टेट स्टैब्लिश कभी भी नहीं हुई थी एंशिएंट इंडिया में। जैसा उन्होंने सोचा था कि लोगों जो है क्या करेंगे, इस तरीके का स्टेट अपनाएंगे, बनाएंगे, तो वैसा स्टेट जो है पॉसिबल नहीं हुआ एंशिएंट इंडिया में। नहीं देखने को मिला इस तरीके का स्टेट का मॉडल, इस तरीके का स्टेट का स्ट्रक्चर जो कि अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों अर्थशास्त्र कौटिल्य जी का, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियाउद्दीन बरानी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।